हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आपको अपने मैथ्स टीचर अशोक अरोड़ा का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने परिवार के साथ सेफ एंड हेल्दी होंगे। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 9 को लेकर, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के कंसेप्ट्स और उस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जब इजी लेवल के क्वेश्चंस हमें समझ में आ जाएंगे देन वी विल प्रोसीड टू पार्ट 2। बच्चों, अब क्वेश्चन अराइज होता है, वाई हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ऊंचाइयां और दूरियां, इस टॉपिक को पढ़ने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमाल से हम ये पता लगाएंगे अब यहाँ पर कि एक्चुअल में बिना किसी मीनार की हाइट को नापे हम दूर खड़े होकर भी कैसे पता लगा सकते हैं कि ये मीनार कितनी ऊंची है, या मीनार के ऊपर खड़े होकर अगर हमें कोई कार दिखाई दे रही है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कार हमारी मीनार के बेस पॉइंट से कितनी दूरी पर है। इसी प्रकार आप देखिए, यहाँ पर बच्चा एक उड़ती हुई पतंग को देख रहा है, तो अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमाल से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये पतंग ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है या इस डोर की लंबाई कितनी है। इसी प्रकार अगर हम छत पर खड़े होकर नीचे ज़मीन पर रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये वस्तु हमारी घर से कितनी दूरी पर है या फिर ये वस्तु हमसे कितनी दूरी पर रखी हुई है इस दृष्टि रेखा के हिसाब से। तो आइए बच्चों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको आज के जो कोविड-19 के हिसाब से कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हमें इन इंस्ट्रक्शंस को, खासकर इन 3 इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से फॉलो करना है। नंबर 1, वियर ए फेस कवर। नंबर 2, वॉश योर हैंड्स। एंड नंबर 3, कीप ए सेफ डिस्टेंस। और बच्चों, ये प्रॉमिस करो कि आप इन तीनों निर्देशों का स्वयं तो पालन करेंगे ही, परंतु परिवार में और आस पड़ोस में भी फॉलो करने के लिए प्रेरित करेंगे। आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। बच्चों, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस करने से पहले हम लोगों ने चैप्टर 8 में जो पढ़ा था, एक बार जल्दी से उस पूर्व ज्ञान के बारे में देख लेते हैं। बच्चों, चैप्टर 8 में हमने किसी भी समकोण त्रिभुज में बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कैसे पहचान करते हैं, ये सब हम सीख चुके हैं। और इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, तथा कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। और बच्चों, हमने देखा था कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी प्रकार कॉस और सेक थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तथा टेन ए और कॉट ए भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी प्रकार हमने कुछ सर्वसम्मिकाओं के बारे में भी पढ़ा था। बच्चों, आपको याद होगा कि हमने चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में भी पढ़ा था। आप लोगों को इन एंगल्स की वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए। आइए आज हम अपने पंखों को थोड़ा और फैलाते हैं। आइए बच्चों, आगे चलने से पहले देखते हैं कि किस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्रों को याद रख सकते हैं। प्रॉब्लम देखी गई है कि बच्चों को कई बार ये फॉर्मूला याद रखने में मुश्किल आती है कि किस तरह से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा कैसे होता है, कॉस थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है या टेन थीटा अपॉन बेस होता है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं। बच्चों, आज हम एक आसान तरीका सीखने वाले हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के इन फॉर्मूलों को याद रखने के लिए एक आसान तरीका देखेंगे हम, और आप लोगों को बड़ा ही अच्छा लगेगा ये जानकर, और बिकॉज दिस इज़ अ लिटिल बिट फनी। देखिए बच्चों, हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और हाइपोटेन्यूज के लिए H यूज़ करते हैं।
और आप लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तथा इनके रेसिप्रोकल के मान पढ़ रखे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही तो है कि हम लोगों को साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का इनके फॉर्मूले याद ही नहीं रहते। बच्चों, इनको याद रखने का एक बहुत ही आसान और फ़नी सा तरीका देखने वाले हैं अभी हम। तो चलो अब हम उस आसान और फ़नी से तरीके को बुलाते हैं। आजा भैया, फ़नी सा तरीका कहाँ गया कहाँ गया? अरे अरे अरे, ये तो घूमता ही जा रहा है, रुकता ही नहीं है। बड़ी रुक जा। हाँ हाँ, रुक गया। बच्चों अब देखो यहाँ पर, इसमें आपने देखा ये लिखा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। बच्चों आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब आप देखिए, इसको फॉर्मूले से जोड़ करके देखते हैं। P अपॉन एच, ये है साइन थीटा का फॉर्मूला। ये देखो ऊपर ये लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर P बटा एच। असल में P का मतलब पंडित नहीं, असल में P का मतलब परपेंडिकुलर याद रखना है आप लोगों ने। इसी तरह से यहाँ पर H का मतलब हाइपोटेन्यूज याद रखना है। ऐसे ही देखो बच्चों, कॉस थीटा का फॉर्मूला है B अपॉन एच, ये भी बना B अपॉन एच। तो B फॉर बद्री याद नहीं रखना आपने, असल में ये B फॉर बेस है। तो बच्चों इसी तरह से टेन थीटा होता है P अपॉन B, P बटा B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप लोगों ने प्रसाद याद नहीं रखना, आपने ये देखना है कि ये P बटा B है, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो बच्चों देखा है ना फनी सा तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आइए बच्चों, एक फ़नी से तरीके के बाद एक और प्रॉब्लम का हल ढूंढते हैं। बच्चों एक प्रॉब्लम अक्सर देखी गई है हम लोगों में कि एक जगह आकर के हमें कन्फ्यूज़न होता है कि दो समकोण त्रिभुज हैं, दिखने में दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक में बेस AB को बोल रहे हैं और यहाँ पर BC को बेस बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ऐसा क्यों? बच्चों तुम्हें याद होगा, हमने पढ़ा था चैप्टर 8 में कि हम उस भुजा को बेस कहते हैं जहाँ पर एक तरफ 90 डिग्री का कोण होता है और एक तरफ ऐसा कोण जिसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर AB बेस है। और यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में, यहाँ पर एक तरफ कोण 90 का यहाँ बना हुआ है BC पर और दूसरी तरफ C कोण है जिसके लिए हमने त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। इसीलिए यहाँ पर बेस बदल गया। तो क्योंकि बेस बदला इसीलिए परपेंडिकुलर भी बदल गया। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में परपेंडिकुलर हम बोल रहे हैं BC को, लेकिन राइट हैंड साइड में परपेंडिकुलर बन गया AB। तो इस प्रकार जब हम कोण A की बात करेंगे तो कोण A में फॉर्मूले बनेंगे साइन A बराबर BC बटा AC, इसी तरह से कोसाइन बराबर AB बटा AC, और फिर टेंजेंट के लिए भी फॉर्मूला बनेगा। और यहाँ पर राइट हैंड साइड की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं C के लिए। तो एंगल C की वजह से यहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद जो नए फॉर्मूले बनेंगे साइन C के और कॉस साइन C के या टेन C के, वो इस प्रकार होंगे। तो बच्चों अब आपने देखा कि दिखने में दो त्रिभुज एक जैसे हों तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें आगे से हमें बस ये पता लगाना आना चाहिए कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात किस कोण के लिए निकालना है ताकि हम बेस डिसाइड कर सकें। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना कर्टेन खोलते हैं जिसमें नए टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं। अब हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। बच्चों हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा नए फार्मूलों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम उन्हीं फार्मूलों से ही चल रहा है यहाँ पर जो अभी हमने पूर्व ज्ञान में डिस्कस किए हैं। यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को नई चीज़ जो सीखनी है वो ये कि एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात उन्नयन कोण क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन अर्थात अवनमन कोण क्या होता है, और इसको पहचानना बहुत ही आसान है। देखिए बच्चों, जब हम कभी भी ज़मीन पर खड़े होकर ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं तो ज़मीन के लेवल क्षितिज रेखा के साथ बनने वाले कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। और जब हम किसी भी ऊंची इमारत पर खड़े होकर नीचे पड़ी हुई वस्तु को देखते हैं तो क्षितिज रेखा के साथ बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो इस तरह से अब आपने देखा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का पता लगाना बहुत आसान है। बच्चों एक इंटरेस्टिंग चीज़,
ये अभी मैंने तुम्हें दिखाया कि किस तरह से उन्नयन कोण बना और किस तरह से अवनमन कोण। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब कोई भी व्यक्ति इमारत पर खड़े होकर नीचे किसी कार को देखेगा, या अब इसका उल्टा सोचिए, कार में हम लोग बैठे हैं और कार में हम बैठने के बाद इस इमारत पर खड़े हुए व्यक्ति को देखते हैं, तो जब हम देखेंगे हमारे लिए वो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात उन्नयन कोण। लेकिन जब छत पर खड़ा हुआ व्यक्ति हमें देखेगा तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन अर्थात अवनमन कोण। लेकिन आप लोगों ने छठी में एक चीज़ पढ़ी थी कि किसी भी दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा कट करती है तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन और ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बने हैं ये दोनों तो एकांतर कोण हैं और ये दोनों तो बराबर होते हैं। इसका मतलब किसी एक फिक्स स्थिति के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होते हैं। तो रही ना इंटरेस्टिंग चीज़, ये अब आने वाले क्वेश्चंस में हम इस्तेमाल करेंगे और काफ़ी इजी होने वाले हैं हमारे आने वाले क्वेश्चंस। तो चलो बच्चों, अब हम थ्योरेटिकल पोर्शन करने के बाद कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं किस प्रकार से अब हम ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमाल से ऊंचाइयां और दूरियां के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, पहला उदाहरण है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। बच्चों, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल, बिल्कुल सीधी। जैसे रोड साइड के किनारे खंबा खड़ा होता है बिल्कुल सीधा, उसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, लिखा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आप लोगों ने पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद आपने एकदम से हल नहीं करना, पहले उसको ध्यान से समझकर उसके चित्र बनाने की कोशिश करनी है। तो बच्चों, जिस तरह से यहाँ पर कहा गया है, देखिए चित्र में बिल्कुल वैसा बनाया हुआ है हमने कि यहाँ पर एक मीनार है। सबसे पहले हमें ये कहा गया था, फिर लिखा हुआ है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर ए बी मान लिया मीनार है, और जो एक धरती से 15 मीटर दूर, इमारत से 15 मीटर दूर बिंदु है, उसको हमने बिंदु सी मान लिया। और फिर अब इस तरह से देखा आपने, एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गया हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी, जहाँ पर कोण बी 90 डिग्री का कोण है। और बच्चों, हमें क्वेश्चंस में यहाँ पर लिखा हुआ था कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है, अर्थात कोण, ये वाला जो कोण है उन्नयन कोण बिंदु सी पर बनने वाला कोण, ये 60 डिग्री का है। तो बच्चों, अब आपने देखा कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। इसमें बी सी एक ऐसी भुजा मिल गई हमें जिसमें कोण बी 90 डिग्री का है और एक तरफ कोण सी है 60 डिग्री का, अर्थात ये वो भुजा है जिस पर एक तरफ लेफ्ट साइड में थीटा है और राइट साइड में 90 डिग्री। तो इसीलिए अब हम इसको फ्यूचर में बेस बोलने वाले हैं, और 90 के सामने जो एसी भुजा है वो कर्ण है, और तो बाकी तीसरी भुजा बच गई लंब। तो बच्चों, यहाँ पर अब देखिए हमारा क्वेश्चन है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, अर्थात हमें लंब ज्ञात करना है इस त्रिभुज में, और आधार दिया हुआ है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के चित्र को बनाना। बच्चों, एक चीज़ मैं यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि तुम्हें चित्र बनाते टाइम, ये मैंने सिर्फ एक रेफरेंस के लिए, आसानी के लिए मीनार बनाई है। एक्चुअल में आप लोगों को मीनार का चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ एक ट्रायंगल बनाना है बस। आइए अब इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका देखते हैं। ये अब आपको समझ आ ही चुका है कि त्रिभुज ए बी सी यहाँ पर 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है यहाँ पर, और अब इस त्रिभुज में हमें आधार पता चल चुका है 15 मीटर है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, अब सबसे बड़ी चीज़ है ये पता लगाना कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और आधार का इस्तेमाल होता है, अर्थात P और B का इस्तेमाल होता है। P और B का इस्तेमाल अर्थात जो हमने आज एक आसान तरीका सीखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, उससे अगर आप याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि P/B तो tan थीटा में होता है, अर्थात AB/BC। तो देखिए यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा बराबर बना AB/BC।
तो बस अब सिंपल सा तरीका कि यहाँ पर tan थीटा का मान रख दीजिए और नीचे BC का मान हमें पता ही है 15 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AB का मान आ गया और क्योंकि AB मीनार की ऊंचाई थी तो मीनार की ऊंचाई आ गई हमारे पास 15 वर्गमूल 3। और चूंकि यहाँ पर मात्रक चल रहा है मीटर तो इसलिए आंसर भी मीटर में आएगा। तो बच्चों ये ध्यान ज़रूर रखना है, आपने आंसर में मात्रक का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप मात्रक नहीं लिखेंगे, यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स ज़रूर कटेंगे। चाहे क्वेश्चंस अच्छे से तुमने समझ भी आ गया और पूरा ठीक तरह से कर भी लिया एग्ज़ाम में, लेकिन मात्रक नहीं लिखोगे तो मार्क्स ज़रूर कटते हैं। इसीलिए बच्चों ध्यान रखना है, आपने आंसर में मात्रक का इस्तेमाल ज़रूर करना है, यूनिट ज़रूर लिखने हैं। आइए बच्चों एक सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देते हैं थोड़ी प्रैक्टिस के लिए। इसमें आप ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, जिसमें हमें दिया हुआ है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबे रस्से पर चलता है और ये कहीं पोल पर बंधा हुआ है और पोल जो है उसकी हाइट हमें पता नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो बच्चों ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ के आपने एक चित्र बनाने की कोशिश करनी है, अर्थात एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर AB ले लिया पोल और जो सर्कस का आर्टिस्ट है उसने रस्सी बांधी हुई है AC जो कि 20 मीटर लंबी है और यहाँ पर पोल की हाइट हमें मालूम नहीं है, इसीलिए पोल को हमने AB मान लिया। आप चाहें तो इसको स्मॉल h भी लिख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री एंगल ग्राउंड लेवल पे बन रहा है क्वेश्चन के अनुसार, तो यहाँ पर बिंदु C पर हमने 30 डिग्री एंगल ले लिया। तो बच्चों यहाँ पर देखो BC को अब हम आधार कहेंगे, AC हो गया कर्ण और पोल हो गया AB जो कि लंब। और यहाँ पर क्योंकि हमें लंब ज्ञात करना है और कर्ण हमें पता है, तो लंब और कर्ण से संबंधित हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा। तो बच्चों अब सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले जो जो इस ट्रायंगल में है वो सब हमें लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद यहाँ पर हम साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला लगा देंगे कि साइन 30 डिग्री बराबर है AB बटा AC, अर्थात लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर हमने क्योंकि AB को h मान लिया था इसीलिए AB के बदले h हो गया। AC हमें दिया हुआ है 20 मीटर और इधर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि हमें h फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद h आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद 10 मीटर। तो बच्चों एज़ यूजुअल मैंने पहले भी बताया तुम्हें कि आंसर में यूनिट का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो हाइट ऑफ द पोल ये आ गई हमारे पास 10 मीटर और ये आंसर। आइए एक लास्ट एग्जाम्पल की तरफ और ध्यान दे देते हैं थोड़ा और प्रैक्टिस के लिए। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। बच्चों यहाँ पर प्रेक्षक का मतलब होता है कि जो इंसान ज़मीन पर खड़ा होकर चिमनी को देख रहा है उस इंसान को हम प्रेक्षक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑब्जर्वर कहा जाता है। तो यहाँ पर एक आदमी जो कि 1.5 मीटर लंबा है और वो किसी चिमनी को देख रहा है और उस चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़े होकर के देख रहा है और उसकी आँखों से चिमनी के जो टॉप है, उन शिखर है, उसका उन्नयन कोण है 45 डिग्री। और हम लोगों ने इस दी हुई चीज़ों के हिसाब से चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझने के बाद हम लोगों ने एक चित्र बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर AB हमने ली चिमनी और यहाँ पर देखिए CD यहाँ पर एक प्रेक्षक है जिसकी ऊंचाई हमें दी हुई थी 1.5 मीटर। तो इसका मतलब D से C हुआ 1.5 मीटर। और फिर ये प्रेक्षक चिमनी की ऊंचाई को देख रहा है, अर्थात चिमनी की टॉप को देख रहा है और टॉप को देखते टाइम इसका उन्नयन कोण बना 45 डिग्री। तो बच्चों हम यहाँ पर अपनी तरफ से एक लाइन खींचेंगे D से लेकर E तक और B को C से मिलाएंगे। तो ये दूरी हो गई प्रेक्षक और चिमनी के बीच की दूरी। इधर से क्योंकि ऑब्जर्वर की दूरी 1.5 मीटर है अर्थात CD 1.5 है, तो यहाँ पर BE बिल्कुल इसके सामने की जो भुजा है वो भी 1.5 ही होगी। तो यहाँ पर हम लोगों को चिमनी का
कुछ हिस्सा पता चल चुका है। बी से लेकर ई तक ये 1.5 है। अगर हमें ए से लेकर ई तक की ऊंचाई पता चल जाती है तो हम इस ए से लेकर ई तक की ऊंचाई में 1.5 जोड़ करके चिमनी की कुल ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब चित्र बनाने के बाद इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, अब सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हमने क्या क्या यहाँ पर एज्यूम किया है। जैसे यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि ए बी चिमनी है, सी डी प्रेक्षक है और ए डी ई उन्नयन कोण है। और यह इस प्रकार अब चित्र के हिसाब से यहाँ ए डी ई एक त्रिभुज बन चुका है जिसमें कोण ई समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। और हमें ए चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बच्चों, चिमनी की ऊंचाई है ए बी, लेकिन जैसा अभी मैंने बताया था यहाँ पर कि ए बी को हमने दो भागों में तोड़ दिया। यहाँ पर एक ए ई प्लस बी ई, और यहाँ पर बी ई जो है वो प्रेक्षक की ऊंचाई के बराबर है। इसीलिए हमें ये पता है 1.5 मीटर है, इसीलिए हम यहाँ पर बी ई के बदले 1.5 लिखेंगे। लेकिन ए ई अब एक अज्ञात संख्या है, अननोन क्वांटिटी है। तो अब हमारा जो आगे का क्वेश्चन चलेगा वो ए ई को ज्ञात करने के लिए ही चलेगा। यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि जो हमें क्वेश्चन के हिसाब से बी सी दिया हुआ था 28.5, और यहाँ पर इसकी सम्मुख भुजा डी ई ये भी 28.5 ही होगी, जो कि इस त्रिभुज का आधार है। तो आइए बच्चों अब देखते हैं आधार और लंब से संबंधित एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है tan थीटा, क्योंकि tan थीटा होता है लंब बटा आधार। इसीलिए अब हम त्रिभुज ए डी ई में tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, अर्थात tan 45 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan 45 डिग्री बनेगा लंब बटा आधार, अर्थात ए ई बटा में डी ई। तो यहाँ पर हम लोगों को ए ई पता लगाना है, डी ई हमें ऑलरेडी गिवन है 28.5 है। इधर tan 45 डिग्री की वैल्यू हमने रख दी 1, क्योंकि tan 45 1 होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ए ई आ गया 28.5। लेकिन हम लोगों को सिर्फ ए ई ज्ञात नहीं करना था, हमें तो चिमनी की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी थी। और चिमनी की कुल ऊंचाई है ए बी, और ए बी बराबर है ए ई जमा बी ई। अब हमें ए ई पता चल चुका है 28.5 है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ए ई और बी ई दोनों के मान रख सकते हैं। तो ये हुआ 28.5 जमा 1.5, कुल मिलाकर हमारी चिमनी की ऊंचाई बन गई 30 मीटर। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में पढ़ाए हुए कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप क्वेश्चंस को करते टाइम किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करते हैं तो आप बिना झिझक मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।